जो वादा कर लिया इश्क में, जो वादा कर लिया इश्क में, उससे नहीं मुकरना चाहता हूं। जो वादा कर लिया इश्क में, उससे नहीं मुकरना चाहता हूं। भले बदनाम हो जाऊं तो क्या, तेरी गली से ही गुजरना चाहता हूं। और अपनी पलकों को तुम अभी झुकाना मत, और तुम अपनी पलकों को झुकाना मत, क्योंकि तेरी आंखों के रास्ते मैं तेरी रूह में उतरना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। बलरामपुर में एक किसान है जिनका नाम है रामनाथ। वो किसान अपनी खेत में घूमने के लिए जाते हैं, और घूमने के लिए जब जाते हैं तो उनके खेत में एक कंकाल दिखाई देता है। कंकाल का मतलब एक होता है कि शरीर का पूरा ढांचा, लेकिन पूरा ढांचा उनको दिखाई नहीं देता। उनका एक बस सर दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से हड्डी की तरफ हो गया था। वो सर था किसी आदमी का, मानव कंकाल कहा जाता है उसको। तो वो देखने के बाद वो आगे की तरफ अपनी खेतों की तरफ बढ़ता है, फिर दूसरा कंकाल, फिर तीसरा, मतलब तीन उसकी खोपड़ी जो होती है इंसान की, वो दिखाई देती है, जो कि एकदम हड्डी बन चुकी थी। वो देखने के बाद वो आदमी चकित हो जाता है कि मेरे खेतों में ऐसा क्या हो गया। वो शोर मचाना शुरू करता है, अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, फिर गांव मोहल्ले मतलब भीड़ लग जाती है कि वहां ये मानव कंकाल या मानव की जो खोपड़ी है ये कहां से आई है। इस तरह से चारों तरफ जब देखा जाता है तो और भी हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, जो इंसान के ही होते हैं। फिर वहां की पुलिस को सूचना हो जाती है। पुलिस वहां उपस्थित होती है। जो वहां के एसपी हैं वैभव शंकर, वहां आते हैं अपनी टीम के साथ, और वहां चारों तरफ निरीक्षण करते हैं, देखते हैं जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी कंकाल हैं, जितने भी, वो सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। वो सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद वहां से कुछ कपड़े भी बरामद होते हैं, और ये सारा चीज इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद ये पुलिस चारों तरफ अपने इलाके में जो भी अगल बगल के थाने होते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के एरिया में जो भी थाने हैं, उनको सूचित किया जाता है कि इस तरह के मानव कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। अगर वहां के किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, या किसी के आने का जो वो हो, रिपोर्ट दी जाए। चारों तरफ ये खबर फैलने के बाद थाना उसनी से एसपी वैभव शंकर के नंबर पे फोन आता है कि सर, यहाँ एक परिवार है और उस परिवार के 3 लोग मिसिंग हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2024 को लिखवाई गई थी। वो रिपोर्ट देखने के बाद ये जो होते हैं एसपी साहब, उनको बुलवाते हैं कि आ करके उनको बुलाइए, जो कि जो मृतक के जो घर के लोग हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं, और उनको बुलाया जाता है। वहां बुलाने के बाद जो उस परिवार के मुखिया होते हैं सूरज देव, वो और उनके रिश्तेदार एसपी वैभव शंकर के यहाँ पहुंचते हैं। वहां से जो भी कंकाल और कपड़े बरामद हुए थे, यानी एक साड़ी, एक जो लड़कियां पहनती हैं लैगी टाइप का कोई कपड़ा होता है, एक जो बच्चे का कपड़ा था, ये सारी चीजें उनको दिखाई जाती है। वो देखने के बाद सूरज देव रोने लगते हैं। सूरज देव के रोना देख करके, बिलखना देख करके, वहां उपस्थित जो भी गांव के लोग होते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और ये सारी कुछ पूछने के बाद पूरी बात को बताते हैं कि हम 4 अक्टूबर को पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाए थे, लेकिन वहां के जो दरोगा थे जितेंद्र जायसवाल,
उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो मेरा परिवार को बचाया जा सकता था। जिस दिन वो गायब हुए थे 26 सितंबर को, अगर उस दिन ही ये कुछ तेजी हुई होती तो शायद उनको बचाया जा सकता था। लेकिन इंतजार करने के बाद 4 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये कुछ होने के बाद चारों तरफ जब ये मामला फैल जाता है, सोशल मीडिया पर भी आ जाता है, सारे लोग जब हो जाते हैं, तो इसका पता लगाया जाता है कि आखिर में ऐसा क्या है, किसने इसको मारा है। कहीं से कोई लिंक नहीं मिल रहा था। सूरज देव भी थे, वो भी कुछ बताने की परिस्थिति में नहीं थे। फिर उस महिला जो कौशल्या होती है, अब ये बताते हैं, जो सूरज देव हैं वो बताते हैं कि मेरी पत्नी जो 40 साल की थी कौशल्या, उनकी बेटी जो मुस्कान जो 17 साल की थी, और उनका बेटा था जो कि सिर्फ 6 साल का था, मिंटू मिंटू ठाकुर। ये तीनों लोग मिस हैं और ये लाश उन्हीं की है, ये जो कंकाल है उन्हीं का है। ये क्लियर होने के बाद फिर कौशल्या का जो कॉल डिटेल होता है, सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर और कॉल डिटेल दोनों निकलवाया जाता है। फिर उस सीडीआर में एक नाम निकल कर आता है, मुख्तार अंसारी का, जो कि झारखंड का रहने वाला था। वो तंत्र मंत्र क्या करता था, और कौशल्या उससे मिली थी, किसी ऐसे ही तंत्र मंत्र कुछ करवाने के लिए उससे मिली थी। कौशल्या का उसके साथ दोस्ताना व्यवहार होने लगता है, धीरे धीरे वो घर भी आने लगता है, घर भी आता जाता था। और उसी के वजह से जो उसका भाई होता है आरिफ अंसारी, वो भी कौशल्या घर आने लगता है। और जब वो कौशल्या के घर आने लगता है तो उसकी बेटी जो होती है मुस्कान, जो 17 साल की थी, उस आरिफ अंसारी के साथ उसके प्रेम संबंध हो जाते हैं। यानी आरिफ अंसारी मुस्कान के साथ प्यार करने लगता है, और मुख्तार अंसारी कौशल्या के साथ, इनके साथ अवैध संबंध हो जाते हैं और ये हमेशा मिलने जुलने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात बहुत आगे बढ़ने लगती है, और ये जो आरिफ अंसारी है, जो मुख्तार का छोटा भाई, ये ठेकेदारी का काम किया करता था। जो भी वो पैसे कमाता था वो सब मुस्कान के ऊपर और इसके परिवार के ऊपर लुटाने लगता है, और अपने घर के लोगों का ख्याल नहीं रखता है। जो मुख्तार के माता पिता हैं बीमार रहते हैं, उनकी इलाज नहीं होता, घर में क्या जरूरतें हैं वो नहीं पूरी होती हैं। फिर वो आपस में भी कलह होने लगती है, इस परिवार में भी कलह है, और उस परिवार में मुख्तार के जो परिवार होता है उसमें भी दिक्कत आने लगती है। क्योंकि आरिफ का भी कोई परिवार नहीं था, वो कुंवारा था, इसलिए वो इधर समय बिताया करता था। एक दिन 26 सितंबर को ये जो मुख्तार अंसारी होता है कौशल्या से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं घूमने इधर बलरामपुर की तरफ। और वो बलरामपुर के लिए जाने के लिए जब कहता है घूमने फिरने के नाम पर, तो कौशल्या तैयार हो जाती है। फिर उससे उसकी बेटी से पूछा जाता है, तो मुस्कान भी कहती है ठीक है हम भी चलेंगे। फिर मिंटू भी तैयार हो जाता है कि माँ बहन जा रही है तो हम भी जाएंगे। ये तीनों इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके बलरामपुर, यानी वहां से 80 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बीच में रास्ते में ही आरिफ अंसारी भी मिलता है, वो भी उनके साथ आगे पीछे पहुंचता है। फिर वो लोग एक जगह ठहरते हैं रात में, और वहीं रात में ही खाना पीना खाने के बाद जब सब लोग सोने लगते हैं, तो उस समय ही आरिफ और मुस्कान की कुछ बात होती है, जिससे कि वो आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। जिसमें कि बताया जा रहा है कि वो शादी की बात कर रहा था कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, और मुस्कान मना कर रही थी। इस बात को लेकर के वो इतना नाराज हो जाता है कि उसने मुस्कान के पेट में चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है, 2-3 चाकू लग जाने के बाद। उसके बाद कौशल्या आती है। फिर मुख्तार को भी देखते बनता है कि ये शायद लड़की बचेगी नहीं, तब वो जो है कौशल्या को भी मार देता है। जब कौशल्या को मारता है तो फिर उसका बेटा मिंटू भी जग जाता है, और वो भी इधर आता है, उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। यानी तीनों को मार करके ले जाके तो खेत की तरह ये लोग फेंक देते हैं।
चूंकि उस समय धान की फसल लगी हुई थी और चारों तरफ जो है पौधे ही पौधे दिखाई दे रहे थे। इनकी लाश को ले जाकर उधर बहुत दूर खेत में फेंक देते हैं। शायद उधर कोई किसान भी उस समय नहीं जा रहा था, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। 52 दिनों के बाद जब ये लाश 15 नवंबर को जब ये वो किसान जाता है, तब तक कि वो कंकाल बन चुका था, तब जाके उस लाश का पता चलता है, उस कंकाल का पता चलता है। उसके बाद ये जब 19 नवंबर को पुलिस सीडीआर के द्वारा आरिफ को और इसको मुख्तार अंसारी को जब पकड़ती है, तो ये सारे लोग जो भी कहानी है वो अपनी जुबानी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने घूमने के लिए गए थे और ऐसा ऐसा मौसम, तो ऐसा हम लोगों ने मार करके वहीं फेंक दिया और सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए। आरिफ तो झारखंड निकल गया था ये हत्या करने के बाद, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि एक परिवार तो उजड़ गया है, जो भी इनका परिवार था वो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। एक महिला के बुरी संगत में जाने की वजह से उसने अपने बच्ची को भी गलत रास्ते पर ले गई। यही होता है, जब घर के गार्जियन सही होते हैं तो अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं, मगर जब वो खुद ही गलत रास्ते पे चली गई थी तो फिर अपनी बेटी को कैसे रोक सकती थी। दोस्तों, इसीलिए कभी भी आप बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अपने छोटों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उन पे कुछ बुरी चीजों का असर न पड़े। हमेशा सावधान रहें, सजग रहें, अपनों का ख्याल रखें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की घटनाएं हम आपके बीच लाएं। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। धन्यवाद।